क्या आपने कभी स्पेस के बारे में सोचा है? क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? यह सच में एक बहुत डरावना ख्याल है। आपकी बॉडी का क्या होगा? क्या आप तुरंत कुचल दिए जाओगे या कुछ और भी अजीब होगा? ये सवाल हमारी गहरी क्यूरियोसिटी जगाते हैं। ये हमें बड़े अननोन्स की तरफ खींचते हैं। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स जैसे होते हैं। ये स्पेस टाइम के रीजन्स होते हैं। यहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि कोई भी चीज इसके खिंचाव से बच नहीं सकती। लाइट भी नहीं, जो सबसे तेज चीज है। इसीलिए ये ब्लैक होते हैं। ये लाइट को इमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। हम इन्हें इनके इफेक्ट से डिटेक्ट करते हैं। एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां सिर्फ अंधेरा हो। स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वहां क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? कौन सी फिजिक्स इन एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करती है? साइंटिस्ट इन्हें समझने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो टेलीस्कोप्स और थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। हर डिस्कवरी और ज्यादा कॉस्मिक वंडर सामने लाती है, और साथ ही और ज्यादा कॉस्मिक सवाल भी। तैयार हो जाइए जो आप जानते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए। तैयार हो जाइए सबसे गहरे, सबसे काले सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। से ब्लैक होल बनता है और इस तरह एक ब्लैक होल का जन्म होता है। हर ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझो। एक बार आपने ये इनविजिबल लाइन क्रॉस कर ली तो बचना नामुमकिन है। लाइट भी इतनी तेज ट्रैवल नहीं कर सकती कि बच निकले। ये अंधेरे में एक वन वे ट्रिप है। फिजिक्स के नियम जैसा हम उन्हें जानते हैं वो बदल जाते हैं। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल सरफेस नहीं है। आप इससे टकराओगे नहीं। शायद शुरू में आपको पता भी न चले कि आपने इसे क्रॉस कर लिया है। गैप 2s। लेकिन इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एब्सोल्यूट होते हैं। ये ब्लैक होल की पकड़ की लिमिट तय करता है। अंदर ग्रेविटी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। जो भी इसे क्रॉस करता है उसका अंजाम तय हो जाता है। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट होता है। ब्लैक होल का सारा मास यहीं पर कुचला होता है। हमारी करंट थ्योरीज इस पॉइंट पर फेल हो जाती हैं। जनरल रिलेटिविटी एक सिंगुलैरिटी प्रेडिक्ट करती है, लेकिन जवाबों के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी की जरूरत है। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्टरीज में से एक है। सिंगुलैरिटी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। ये इवेंट होराइजन के पीछे छुपी हुई है।
है कि ग्रेविटी कितनी एक्सट्रीम हो सकती है। सेक्शन 5, द ह्यूमन नूडल, एक स्पैगेटिफिकेशन एनालॉजी। चलो एक सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन करो कि आप वो ब्रेव एस्ट्रोनॉट हो। आप एक ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हो। इस एग्जाम्पल के लिए पैर पहले। जैसे ही आप पास पहुंचते हो, ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाती है, लेकिन ये एक समान रूप से स्ट्रांग नहीं होती। समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। खिंचाव में डिफरेंस यहाँ की है। ब्लैक होल आपके पैरों को खींचता है, वहां वो बहुत ज्यादा जोर से खींचता है, आपके सिर पर लगने वाले खिंचाव से ज्यादा। आपका सिर थोड़ा ज्यादा दूर है। ये डिफरेंस एक स्ट्रेचिंग फोर्स बनाता है। आपके पैर आगे भागना चाहते हैं, आपका सिर थोड़ा पीछे रह जाता है। नतीजा, आप लंबे हो जाते हो। आप एक लंबे पतले धागे जैसे बन जाते हो। पिज्जा के डो को खींचते हुए सोचो, या शायद टैफी का एक टुकड़ा। जितना ज्यादा आप खींचते हो, वो उतना ही लंबा होता जाता है, और बीच में वो उतना ही पतला होता जाता है। वही है स्पैगेटिफिकेशन इन एक्शन। आपकी बॉडी इसके लिए डिजाइन नहीं की गई है। कोई भी मटेरियल, बायोलॉजिकल हो या कोई और, बच नहीं सकता। आप एक ह्यूमन नूडल बन जाओगे। ये खिंचाव इवेंट होराइजन से पहले होता है। कम से कम छोटे स्टेलर मैस ब्लैक होल्स के लिए तो यही होता है। सेक्शन 6, ग्रेविटी की एक्सट्रीम पकड़, टाइडल फोर्सेस का साइंस। स्पैगेटिफिकेशन के लिए जो फोर्स जिम्मेदार है वो है टाइडल फोर्स। आप शायद अर्थ से टाइडल फोर्सेस के बारे में जानते होंगे। जैसे इनकी वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं। मून की ग्रेविटी अर्थ को खींचती है। जो साइड उसकी तरफ होती है उसे ज्यादा खींचती है, और जो दूर वाली साइड होती है उसे कम खींचती है। इस डिफरेंस से एक उभार बनता है। असल में दो उभार, जिनसे हाई टाइड्स आते हैं। अर्थ पर ये टाइडल फोर्सेस हल्के होते हैं। ये हमारे प्लेनेट को थोड़ा सा खींचते हैं। हम डेली लाइफ में इन पर मुश्किल से ध्यान देते हैं, लेकिन एक ब्लैक होल के पास ये अलग होता है। ये फोर्स का बिल्कुल अलग स्केल होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा स्टीप होता है। ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बदलती है। बहुत कम दूरी पर ही ये बदल जाती है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी को इमेजिन करो। अब उसके ग्रेडियंट को इमेजिन करो। ग्रेडियंट मतलब चेंज होने की रेट। ब्लैक होल के पास ये ग्रेडियंट एक्सट्रीम होता है। तो आपके पैरों पर खिंचाव का डिफरेंस और आपके सिर पर खिंचाव का ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ये आपको जोड़े रखने वाली किसी भी फोर्स से ज्यादा हो जाता है। आपकी बॉडी के अपने मोलिक्यूलर बॉन्ड्स फेल हो जाते हैं। ये टाइडल फोर्सेस सिर्फ खींचते ही नहीं है, ये किनारों से दबाते भी हैं। सेक्शन 7, हर खिंचाव एक जैसा नहीं होता। साइज और स्पैगेटिफिकेशन। क्या स्पैगेटिफिकेशन सभी ब्लैक होल्स के साथ होता है? हाँ, लेकिन ये कहाँ होता है? ये अलग अलग होता है। ये ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स होते हैं। ये हमारे सन के मास से कुछ गुना ज्यादा होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये गैलेक्सी के सेंटर्स में रहते हैं। ये लाखों या अरबों सोलर मैसेस के होते हैं। छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल्स के लिए स्पैगेटिफिकेशन बहुत खतरनाक होता है। ये इवेंट होराइजन के बाहर होता है। उस बाउंड्री को क्रॉस करने से पहले ही आप चीर दिए जाओगे। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अंदर गिरेंगे, लेकिन आप एक पूरे इंसान के तौर पर नहीं। टाइडल फोर्सेस बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। होराइजन के बहुत पास, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। इससे एक्सपीरियंस काफी इंटेंस हो जाता है। अब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में सोचो। हमारी गैलेक्सी के सेंटर वाला, जैसे कि सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क। यहाँ इवेंट होराइजन बहुत बड़ा होता है। होराइजन पर ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट हल्का होता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। फोर्सेस तो अब भी जबरदस्त होती हैं, बेशक, लेकिन फोर्स में डिफरेंस कम एक्सट्रीम होता है। तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए आप क्रॉस कर सकते हो। आप इवेंट होराइजन को सही सलामत क्रॉस कर सकते हो। सेक्शन 8, अनजान में सफर, ब्लैक होल्स और उससे आगे की खोज। क्या हम कभी सच में एक ब्लैक होल को एक्सप्लोर कर सकते हैं? किसी इंसान को भेजना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खतरे बहुत ज्यादा हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए भी ये एक वन वे ट्रिप है। एक बार अंदर गए तो वापसी नहीं है। बाहर इंफॉर्मेशन भेजने का कोई तरीका नहीं है। इवेंट होराइजन सब कुछ अंदर ही बंद कर देता है। ये एक फंडामेंटल कॉस्मिक बैरियर है। रोबोटिक प्रोब्स का क्या? शायद, लेकिन वो भी खो जाएंगे।
अंदर जो भी डेटा वो कलेक्ट करेंगे वो वापस नहीं आ सकता। हम दूर से ऑब्जर्व करने पर ही डिपेंड करते हैं। हम अंदर गिरते हुए मैटर से आने वाली लाइट को स्टडी करते हैं। हम ब्लैक होल्स के चक्कर लगाते स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम मर्जर्स से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। इन डार्क जायंट्स पर ये हमारी आंखें हैं। कुछ थ्योरीज एग्जॉटिक आइडियाज देती हैं, वर्म होल्स या आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस जैसे आइडियाज। ये स्पेस टाइम में थियोरेटिकल टनल्स हैं, ऐसे टनल्स जो दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या शायद अलग अलग यूनिवर्सेस को भी। ब्लैक होल्स को कभी कभी इन आइडियाज से जोड़ा जाता है। क्या सिंगुलैरिटी एक गेटवे हो सकती है? ये बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव है, सिर्फ थ्योरी है। फिलहाल वर्म होल्स का कोई एविडेंस नहीं है। सेक्शन 9, रहस्य को अपनाना, हमारा अजूबों से भरा यूनिवर्स। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बने हुए हैं। ये फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। ये जाने माने लॉज की लिमिट्स को पुश करते हैं, उनके भयानक जन्म से लेकर उनकी कभी न छूटने वाली पकड़ तक। ये कॉस्मिक एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं। स्पैगेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इसका एक साफ एग्जाम्पल है। ये ग्रेविटी की अल्टीमेट डरावनी पावर को दिखाता है। हमारी करंट नॉलेज एक सबूत है, इंसानी इंजेन्यूटी और क्यूरियोसिटी का सबूत। हम टेलीस्कोप्स, मैथमेटिक्स और थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। हम दूर से इन डार्क एनिग्मास की जांच करते हैं। हम इवेंट होराइजन्स और सिंगुलैरिटीज के बारे में सीखते हैं। हम सोचते हैं कि अंदर क्या होता है। हर नया ऑब्जर्वेशन एक टुकड़ा जोड़ता है, एक लगातार बढ़ते पजल में एक टुकड़ा। यूनिवर्स बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला है। ब्लैक होल्स इसकी कहानी का एक की पार्ट है। ये गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मेशन को शेप देते हैं। ये सिर्फ कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, ये कॉस्मिक साइकिल का भी हिस्सा है। इन्हें स्टडी करने से हम ग्रेविटी के बारे में सीखते हैं। ये हमें स्पेस, टाइम और मैटर के बारे में सिखाता है, अस्तित्व का फंडामेंटल फैब्रिक। तो क्यूरियस बने रहिए, तारों को देखते रहिए, कॉस्मोस के बारे में सवाल पूछते रहिए।